बिहार सरकार के सबसे युवा मंत्री और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट में काम कर रहा हूं। ये मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का क्षण है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं राज्य के युवाओं के लिए कुछ सार्थक कर सकूं। एक मंत्री के रूप में अपनी नियमित जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं युवाओं के विकास के लिए काम करूंगा, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में वास्तविक और प्रभावी कदम उठाऊंगा। बधाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा हैं चूँकि तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल पिछले दिन विभाग का भी पदभार ग्रहण किया था, तो वहाँ भी कोशिश थी, जिस तरीके से बातचीत हुई अधिकारियों से, विभाग के बारे में विस्तार से समझा, तो उसमें भी कोशिश रही कि जहाँ कहीं भी रोजगार का स्कोप दिखे युवाओं के लिए, उस पर काम करना है। कल भी सीआर में लापरवाही को लेकर दर्ज हुई एफआईआर्स पर जॉइंट सीपी नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न पुलिस थानों में चुनाव कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण चुनावी कार्य प्रभावित हुआ और इसी वजह से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। अब तक लगभग 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इन मामलों के बाद 60 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वे अपने चुनाव संबंधी कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे थे। स्टेट गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न थानों पर निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर प्राप्त होने के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण जो निर्वाचन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए हैं और लगभग 4 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और 60 से अधिक जो शासकीय कर्मी जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत होकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पालमपुर के राजीव जमवाल ने गहरी भावनाओं के साथ कहा, वह अपने समय का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला छात्र था और एयरफोर्स में भी वो उत्कृष्ट पायलटों में से एक था। आज मैं यहाँ हमारे अपने वीर पायलट नमांश के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया हूँ। नमांश मेरही स्कूल, सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा का छात्र था। उसने कक्षा 12वीं के तुरंत बाद एनडीए ज्वाइन किया था। आज हम सब यहाँ उसे अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने और अपनी भावनाएं प्रकट करने पहुँचे हैं। उसकी शहादत ने पूरे क्षेत्र को दुख से भर दिया है, लेकिन साथ ही उसने हमारे स्कूल, हमारे राज्य और पूरे देश का मान भी बढ़ाया है। वह न सिर्फ एक अनुशासित और प्रतिभाशाली छात्र था, बल्कि अपने साथियों के लिए प्रेरणा और अपने शिक्षकों का गर्व भी था। आज उसकी विदाई हम सब के लिए बेहद पीड़ादायक है, परंतु उसके साहस और कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद किया जाएगा। मेरा नाम राजीव जमवाल। जमवाल साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? मैं पालमपुर से आया हूँ और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा में भाग लेना चाहता हूँ। वो मेरे ही स्कूल में पढ़े थे, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, तो आज हम श्रद्धांजलि देने उनके आए हैं। क्या कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? कैसा व्यक्तित्व था या क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, वो 12th के बाद एनडीए में चले गए, कम इंटरेक्शन रही यहाँ। एनडीए में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उनकी स्टोरी सुनते रहे। उनके बारे में चर्चाएं अभी भी कुछ अफसर हमारे जो सैनिक स्कूल वाले हैं, लोग आदमपुर से आए हैं, कोई पठानकोट से आए हैं, तो जब चर्चा हो रही है कि फौज में या एनडीए में जब उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, बेस्ट परफॉर्मर थे और एयरफोर्स में भी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में सीताफलम मंडी, शिवाजी प्रतिमा से चलकर चिलक्कलगुड़ा महात्मा गांधी प्रतिमा तक यूनिटी मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी रन का आयोजन कर रही है। सरदार पटेल के जन्मस्थान केवड़िया से भी एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। हम तेलंगाना में भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल की यादें इस भूमि से कभी अलग नहीं हो सकती। यहाँ के हिंदू आज जीवित हैं तो उसका श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है।
जब लोग स्वतंत्रता मांग रहे थे तब निजाम ने यहाँ नरसंहार कराया था। भारत की स्वतंत्रता के 13 महीने बाद जाकर तेलंगाना आज़ाद हुआ और तभी यहाँ वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया जा सका। हम ये कार्यक्रम पूरे साल राज्य में आयोजित करते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के अलग अलग प्रांतों के सरकारों से, एनजीओ से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, पूरे देश भर के लोगों के मिलकर सरदार 150 यूनिटी रन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 185 जन्म दिनोत्सव के संदर्भ में देश भर में ये साल हम कार्यक्रम करने वाले हैं। बहुत जगह कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। इस साल सरदार जी का जन्म स्थान से लेकर केवड़िया गुजरात में बड़ा पदयात्रा भी होने वाला है। आज तेलंगाना में भी राजनीति से ऊपर आकर हम ये कार्यक्रम कर रहे, क्योंकि तेलंगाना से सरदार पटेल जी का यादगार कभी अलग नहीं हो सकता। सरदार पटेल के ही कारण तेलंगाना के हिंदुओं का आज भी जिंदा है। जब सरदार पटेल अगर नहीं रहे तो क्या होता पता नहीं था। जब निजाम तेलंगाना में आजाद के लिए जो संघर्ष करते थे लोग, हजारों लोगों को हत्या किया है। देश भर में 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ तो 13 महीना के बाद तेलंगाना में हमारे को आजाद मिला है। इस धरती पर तिरंगा लहराना पड़ा। इस धरती पर वंदे मातरम का नारा, भारत माता का जयकार 13 महीने के बाद हम दिया है। वो भी सरदार पटेल के कारण दिया है। सरदार पटेल साहस निर्णय लेकर आर्मी, निजाम के राज के ऊपर आर्मी के वार करके निजाम को हराकर हम इस धरती पर तिरंगा लहराया और हजारों हिंदुओं का जान बचाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब रजाकार गांवों में जाकर हमारे हिंदुओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को लगातार हजारों लोगों को हत्या किया है। हमारे हिंदू महिलाओं के ऊपर और कपड़ा उतार कर बदकमा खिलाया लोगों के सामने। इतना अवमान, अत्याचार, बलात्कार जब निजाम राज ने किया है, उससे हमारे को बचाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 185 जन्म जयंती पर हम तेलंगाना गांव-गांव में कार्यक्रम करने वाले हैं। ये साल भर हम कार्यक्रम करेंगे सरदार पटेल जी के नाम पर। राजनीति से उठकर पूरा जनता मिलकर करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम रहेगा। तेलंगाना का जनता सरदार जी को कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी हर घर में सरदार को याद करते हुए इस साल भर कार्यक्रम में हम भागीदार हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लेकर भाजपा नेता राम कदम ने कहा, अगर ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है। क्या ममता बनर्जी इस बात से डर रही हैं कि बंगाल में घुसे घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे? वे लोग जिनके नाम वहां जबरदस्ती दर्ज किए गए थे। आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर सताता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाले आगामी चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे। कोई भी अनियमितता नहीं होगी। ममता बनर्जी खुद भी ये छिपा नहीं पा रही हैं कि उन्होंने कैसे खुले तौर पर बांग्लादेशियों और घुसपैठियों का समर्थन किया था। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे? इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी? इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और यदि उन्हें कोई भय है, डर है, खुल करके बोले। पर इस बात को वो छुपा नहीं पाई कि किस प्रकार से खुलेआम उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया। उनका तुष्टीकरण करने के नाम पर
पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि का नाम उन्होंने बदनाम किया। पूरी तरह से उनका जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले चुनाव में करारी हार का डर उनकी इन करतूतों से दिखता है। देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, जिन्होंने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। इन नए कानूनों को इस उद्देश्य के साथ लाया गया है कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो सके और नागरिकों को अधिक सुगम, पारदर्शी तथा जनहितैषी तरीके से न्याय मिल सके। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यों का मूल्यांकन कई मानकों के आधार पर किया है, जैसे कार्यक्षमता, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग तथा आईसीजीएस के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलू। इन सभी पैमानों पर असम को देश में पहला स्थान मिला है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि ने हमें ये समझने में भी मदद की है कि किन क्षेत्रों में अभी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि हम नए आपराधिक कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और नागरिकों को तेज, पारदर्शी और बेहतर न्याय उपलब्ध करा सकें। हमारा लक्ष्य है कि असम देश में कानून व्यवस्था और न्याय सुधार के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल बने। Yes, as we are aware that 3 new criminal laws, Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam came into being from 1st July 2024, replacing the erstwhile IPC, CRPC, and Indian Evidence Act. These 3 new laws were brought in for quicker delivery of justice in a citizen-friendly manner. And we have been implementing these laws from 1st July 2024 till date, and we have fully implemented these laws. And we are happy to share that Ministry of Home Affairs, Government of India have evaluated the states on different parameters such as operational efficiency, administrative reforms, use of information and communication technology, and integration of ICJS. And on all these parameters, we have been evaluated, and we have been ranked number 1 in the country. And this has helped us in terms of knowing what are the areas in which we still need to improve, so that we can further improve our performance in implementing the new criminal laws and in delivering quicker justice to the citizens. अजीत पवार के मालेगांव संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझती। मालेगांव हो या महाराष्ट्र का कोई भी हिस्सा, हमारा लक्ष्य केवल और केवल विकसित महाराष्ट्र है। मतदाताओं ने बार बार हम पर अपना भरोसा जताया है, इसलिए किसी एक टिप्पणी को चुनकर उसे बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। दूसरे लोग अपनी छद्म धर्मनिरपेक्ष राजनीति जारी रख सकते हैं, लेकिन हम अपने विकास के एजेंडा पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। It is not a barter system where you vote and we allocate funds, be it Malegaon or any other part of Maharashtra. Our commitment is for a Viksit Maharashtra, and it is because of the work of the Mahayuti that the voters have decided to repose their faith time and again, be it the Lok Sabha, be it the Vidhan Sabha, or now the Sthanik Swaraj. We are very, very committed to the people of Maharashtra and the Nagar Panchayat and Nagar Parishad. The way the voting will happen on the 2nd, we will see the results on the 3rd. Let's not cherry pick individual comments and what the reference to context is. There is the Mahavinash Aghadi that only plays its pseudo-secular politics. We play the developmental agenda. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें